गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर से आज हमारा वही टॉपिक रहेगा पुराना सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का टॉपिक। माई सेल्फ नेहा जोशी। अगेन मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ। तो इसका हमने 6 पार्ट किया था, आज हम इसका 7 पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इस टॉपिक की क्या है कि हम एंडिंग में पहुँच चुके हैं। 2 वीडियोज़ में ये टॉपिक आपका कंप्लीट होने ही वाला है। हमेशा की तरह आप लोगों ने आई होप नोट्स बना लिए होंगे, बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किए होंगे और एग्जाम्पल भी आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। आपकी जो कोर्स वाली बुक है उसके जस्ट पीछे क्या है कि एग्जाम्पल्स दे रखे, 3-4 एक्सरसाइज दे रखी है इसी टॉपिक के ऊपर। वो आप लोग सॉल्व कीजिए, रूल पढ़िए एंड देन उसको सॉल्व कीजिए। अच्छे से वो सॉल्व हो जाएगी। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप एनी टाइम कभी भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपके 7 रूल हमने पढ़े थे, कुछ एक उसमें बहुत ज़्यादा इजी थे, कुछ एक उसमें थोड़े कंफ्यूजिंग वाले रूल थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये टॉपिक आपका टफ टॉपिक है, बड़ा ही ईजी टॉपिक है। ये जरूर हो सकता है कि ये टॉपिक के अंदर कुछ रूल इजी है तो कुछ रूल आपके क्या है कि आप लोगों को मतलब कि कंफ्यूज कर दें। तो उसमें ज़्यादा आपको क्या है कि वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली उसको ढंग से देख लेना एक बार, ठीक है। अच्छे से उसको आपको सोल्व करना है, एक्सरसाइज सोल्व करती रहिए। क्योंकि आप टॉपिक अगर आपको एक बार भी उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो क्या है कि आपके दिमाग में फिट नहीं बैठेगा और आते आते आप लोग क्या करोगे, एग्जाम के अंदर सब कुछ गलत करके आ जाओगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का एक भी नंबर जो है वो कटे इतनी इजी टॉपिक को देखते हुए। इस बार की आपकी जो ग्रामर का टॉपिक है उसके अंदर बहुत गिने चुने टॉपिक्स हैं। कंपोजिशन वाला पार्ट है जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जो आपका ये मतलब ग्रामर वाले टॉपिक्स है उसके अंदर खाली 4 गिने चुने टॉपिक आए हैं आपके, टाइम एंड टेंस, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस एंड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ठीक है। तो डिवाइडेड है इनके नंबर्स, ये तुम्हारे 3 या 4 नंबर का टॉपिक आता है। फिर भी क्या है कि इसके 3 और 4 नंबर भी कीमती होते हैं, इसलिए क्या है कि हमको इसके जो 30 रूल है, 26 रूल है, जितने भी रूल है वो हमको करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या पता कौन से रूल का एग्जाम्पल आपको दे दे। कई बार एक क्वेश्चन पेपर इजी भी आ जाता है, कई बार टफ भी आ जाता है। तो आप लोगों का नंबर का लॉस ना हो, उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए फिर से हमने नोट्स बना दिए हैं। हमेशा की तरह मैंने नोट्स बना दिए हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना आप लोगों के लिए। नोट्स पहले मैं बनाऊँ फिर आप लोग कॉपी करो। तो हमेशा की तरह आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे ना, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन हम पढ़ेंगे अच्छे से। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, 13 रूल तक हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज की क्लास का जो 14 नंबर वाला रूल है उसको रीड कर देती हूँ एंड देन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर आगे अगले रूल पर बढ़ेंगे। तो पहला जो रूल है आपका रूल नंबर 14 वो ये है कि यदि सेंटेंस में एज वेल एज, सॉरी यहाँ कोमा नहीं है, ठीक है। यदि सेंटेंस में एज वेल एज, बिसाइड, विथ या फिर टुगेदर विथ या फिर अलोंग विथ हो तो इन शब्दों के मतलब कि जस्ट पहले, ठीक पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को फिलअप करना है। कुछ एक ये वाली तो देखो, ये वाले रूल सबसे इंटरेस्टिंग रूल होते हैं। कहीं पे क्या है कि ईच एवरी वाला एक रूल हमने किया था, मच मैनी एफ यू दैफ यू वाला रूल हमने किया था, ठीक है ना। इसके जस्ट पहले वाली क्लास में भी एक रूल था, आपको याद होगा, मुझे अभी वो माइंड में आ नहीं रहा है, ठीक है ना। ये रूल नंबर 14 में भी कुछ ऐसा ही कि एज वेल एज, बिसाइड, विथ, टुगेदर विथ अथवा अलोंग विद हो। तो आप क्या करोगे कि इन शब्दों के ठीक पहले दिए गए शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब को फिलअप करोगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन वर्ब, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स के जस्ट पहले जो वर्ड है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। हमेशा हमारी गाड़ी सिंगुलर प्लूरल पे आके अटकती है। अब तो आपको मतलब कि रट गए होंगे कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत भी नहीं है वैसे। तो यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि आई एज वेल एज माई मदर टेकिंग फूड, मैं और मेरी मम्मी फूड ले रहे हैं, फूड खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो आई एज वेल एज माई मदर। अब देखो सेंटेंस में दे रखा है कि ये सारे वर्ड्स आ जाए तो इन वर्ड्स के जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। तो एज वेल एज ये वाला जो सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल, किसमें क्या दे रखा है, आई एज वेल एज माई मदर। तो एज वेल एज आई की जस्ट पहले कौन सा सब्जेक्ट है, आई, है ना। तो यहाँ पर इज एम आर में से क्या आएगा, हमको पता चल गया है, एम आएगा, आई के साथ एम ही आएगा, है ना। तो साउंड थोड़ा ऑकवर्ड करेगा लेकिन रूल इज रूल। रूल के मतलब की बाउंड्री हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। रूल जैसा है उसी के अकॉर्डिंग हमको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एज वेल एज माई मदर एम टेकिंग फूड, ठीक है। जस्ट पहले आई है, दैट इज द रीजन कि वी अप्लाई एम हियर। नेक्स्ट, यू एज वेल एज आई गोइंग टू स्कूल। तो यहां देखिए, यहां पर भी एज वेल एज वाला सेंटेंस है।
बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि एज वेल एज के जस्ट पहले यू दे रखा है। यू हमारा जो होता है प्लूरल साउंड करता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, यू, योर सेल्फ, यू, और जितने भी इसके रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, प्लूरल फॉर्म्स में आते हैं। तो यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू स्कूल। सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर भी आपको इज, एम और आर में से अप्लाई करना है। देखो कंफ्यूज मत हो जाना। इस सेंटेंस की स्पेशल बात यह है कि इस सेंटेंस में तुमको जानबूझकर ऐसे सेंटेंस दे दिए जाएंगे कि जिसके अंदर आई आए, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। और आई को देखोगे तो तुम क्या करोगे, एम को फिल करोगे ना। मेरे साथ में भी यही प्रॉब्लम थी, कई बार मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन अब तो मुझको ये रट गए हैं। क्या है कि इसमें कि यू एज वेल एज आई, तो ज़्यादा इसमें देखना मत। एम अपन करते ना, एम बोलने में तो अपन ऐसा सही साउंड होता है कि एम गोइंग टू स्कूल, ये सही होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर हमको जस्ट पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। ये चीज़ ध्यान में रखो, ये रूल है इसका। तो यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस हमारा यही कह रहा है। वापस से सेंटेंस देख लो भले कि यदि सेंटेंस में एज वेल एज, बिसाइड विथ, टुगेदर विथ या अलोंग विथ हो, तो इन शब्दों के ठीक पहले वाला शब्द, खाली इतना ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स अरेस्टेड हैज बीन या फिर हैव बीन में से हमको सुटेबल वर्ब इसमें फिलअप करनी है। तो यहाँ पर क्या है, द लीडर क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर को ध्यान में रखो। लीडर का मतलब नेता और उसके जो साथी है ना, द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स अरेस्टेड, नेता और उसके साथी क्या है, गिरफ्तार हो गए थे। तो हैज बीन और हैव बीन में से यहाँ पर क्या आएगा, हैज बीन आएगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो आपका लीडर है वो सिंगुलर है, और हेज और हेव में से क्या आएगा, हेज आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हेज आ जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखो। रूल नंबर 15, यदि कोई बुक का नेम प्लूरल में हो तो भी सिंगुलर वर्ब यूज होता है। बुक का नेम प्लूरल हो, ठीक है ना, होता है ना कई बार बुक या फिर जो मैगजीन होती है उसके नाम क्या होते हैं, वो प्लूरल साउंड करते हैं, फिर भी अपन उसमें क्या कर देते हैं कि उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जस्ट देखिए इसको, एग्जांपल को, द अरेबियन नाइट्स पब्लिश्ड लॉन्ग अगो। अरेबियन नाइट्स बहुत ज़्यादा ही फेमस बुक है ना। तो ये क्या है कि बहुत पहले पब्लिश हो गई थी, प्रकाशित हो गई थी, मैगजीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। तो अरेबियन नाइट्स पब्लिश्ड लॉन्ग अगो। अब बच्चों एक चीज मैंने यहाँ पर गड़बड़ की है, अब आप लोग बताओगे कि इसमें इज आएगा कि वाज आएगा, टेल मी। इसमें आएगा वाज, सिंगुलर वर्ब तो आएगी लेकिन इसके अंदर आएगी वाज। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में देखो आप लोग लॉन्ग अगो दे रखा है। लॉन्ग अगो मतलब कि बात कहाँ चली गई, पास्ट टेंस में चलेगी। पास्ट टेंस के एडवर्ब क्या है, लॉन्ग अगो वंस, है ना। तो यहाँ पर आएगी वाज। यदि ये प्रेजेंट में होते नहीं सेंटेंस तो यहाँ पर इज आ जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, द अरेबियन नाइट्स वाज पब्लिश्ड, ईडीबी है वर्ब में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इधर, V2 पास्ट टेंस में चला गया, इसलिए यहाँ पर वाज और वर्ब में से अपन ने वाज को अप्लाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट, वार एंड पीस एन इंटरेस्टिंग नॉवल। वार एंड पीस इंटरेस्टिंग नॉवल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज एम आर में से इज आ जाएगा। जो युद्ध और शांति जो है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग उपन्यास है, अच्छा उपन्यास है। इसी तरीके से ये आप लोग ये देख लो कि गुलिवर ट्रेवल्स एक बुक चलती है, आपकी स्टोरी बुक चलती है ना, गुलिवर ट्रेवल्स, पढ़ी होगी कुछ बच्चों ने या फिर कुछ ने नहीं पढ़ी होगी। आपके 5th स्टैंडर्ड में ये कोई शायद हिंदी वाली बुक में एक छोटी सी स्टोरी आई होगी, लेकिन क्या है कि स्टोरी बुक काफ़ी बड़ी है। तो गुलिवर ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है ना, स्टोरी बुक, ठीक है ना। इसी तरीके से जो भी आपकी किताबें हैं उनके साथ में आप लोग ले लो। तो ये हो गई आपकी ये वाली रूल कि यदि कोई बुक का नेम या फिर मैगजीन का नेम प्लूरल हो तो भी आप उसमें क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब को अप्लाई करोगे। खाली इसमें इतना ध्यान रखना कि सिंगुलर वर्ब में कई बार देखो इसमें सेंटेंस में क्या होता है कि मोस्टली जो होता है ना, मोस्टली आपकी जो है मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो उस सेंटेंस में फिलअप करने के लिए वर्ब्स होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो दी हुई रहती है। अगर बाई चांस कई बार ऐसा हो जाए, क्योंकि अब तुम्हारा स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, तो तुम्हारा यदि ऐसा हो जाए कि तुमको हेल्पिंग वर्ब या फिर जो मेन वर्ब है वो दी हुई नहीं रहो, तो तुम क्या करोगे, तुम उस सेंटेंस को रीड कर लेना, उस सेंटेंस को देखना कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है ना। अगर प्रेजेंट में हुआ तो तुम इज एम आर में से कोई एक चीज़ उसमें फिलअप कर दोगे। आपको प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स याद होनी चाहिए,
यदि वो सेंटेंस पास्ट में चला गया तो आप पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर अप्लाई कर दोगे। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। ज़्यादातर उसमें दी हुई रहेगी, लेकिन कुछ एक केसेस में नहीं दी हुई रहेगी, तो आप क्या करोगे, आप सेंटेंस को रीड करना, उसके अंदर मेन वर्ब को देख लेना। मेन वर्ब को देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा टेंस है वो कौन से सेंटेंस है वो कौन से टेंस में बना गया है। उस टेंस के अकॉर्डिंग आप सुटेबल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर फिलअप करोगे। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रूल नंबर 15। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 16। तो इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस के बीच में एंड होते हुए भी सिंगुलर वर्ब आती है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना? कंफ्यूज कैसे कि हमारा फर्स्ट जब इसका वीडियो हमने अपलोड किया था तो उसके अंदर क्या था, एंड से रिलेटेड एक रूल हमने पढ़ा था। क्या रूल था कि दो नाउन के बीच में एंड हो तो, दो प्रोनाउन के बीच में एंड हो तो हम सिंगुलर वर्ब को अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए अपन सिंगुलर प्लूरल को अप्लाई करेंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना। पर यहाँ पर क्या दे रखा है कि इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस के बीच एंड होते हुए भी सिंगुलर वर्ब आती है। हमको ये नहीं देखना है कि जो तुम्हारा वो फ्रेज है वो मतलब कि उसमें सिंगुलर देखना है कि प्लूरल देखना है, वो हमको नहीं देखना है। हमको खाली बस इतना देखना है कि फ्रेज देखनी है। अब बच्चों फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है तुम्हारी कहावतें, इडियम्स एंड फ्रेजेस होती है ना, ठीक है ना, कहावतें होती है। तो वो जो होती है उससे पहले तुम लोग क्या करोगे, एंड होते हुए भी क्या करोगे कि सिंगुलर वर्ब को अप्लाई करोगे। ये रूल और फर्स्ट वाले रूल में कंफ्यूज मत हो जाना। इसको मैं मार्क कर देती हूँ, ढंग से पढ़ लेना इसको, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान देके पढ़ लेना कि इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस के बीच में एंड होते हुए भी सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इज ब्रेड एंड बटर हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इज और आर में से क्या आ जाएगी, इज आएगी। अब आप देखो साउंड ये कैसा कर रहा है, साउंड ये प्लूरल का कर रहा है, क्योंकि ब्रेड का एक पैकेट होता है, उसके अंदर गिनी चुनी 10 to 12 ब्रेड्स आती है। क्वांटिटी को अपन क्या है उसको काउंटेबल भी है, लेकिन ये क्या है कि ये कहावत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इज। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है ना। अल्लाह, मैंने तो बोल ही दिया इसका फिर भी कुछ बच्चों ने ध्यान से देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो टाइम एंड टाइड, समय और लहरें किसी का वेट नहीं करती हैं। टाइड का मतलब लहरों से होता है। तो टाइम एंड टाइड वेट, फिर बोल दिया फॉर नन, तो यहाँ पे क्या आ गया, तुमको पता ही चल गया वेट, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब आएगी, वेट्स होता है तो क्या आ जाएगा, क्या आएगी, वेट्स आएगी, ठीक है ना। वर्ब में क्या लगा है, उसमें वेट्स में अस या ईएस लगा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, किसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, 2 बार बोला लेकिन 2 बार गलत बोला। इस बार क्या है कि हमने सही फिलअप कर दिया, ठीक है ना। आप लोग भी कंफ्यूज मत होना, बोलने में क्या वेट का आता है ज़्यादातर, स्पोकन में तो कुछ भी अपन ज़्यादा ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग चलते नहीं है, बात तो आप लोगों को पता होगी ना। तो यहाँ पे क्या है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, हो गई ये चीज़ क्लियर। ये थोड़ा कंफ्यूजन दे सकता है आप लोगों की, कुछ बच्चे एंड को देखकर मतलब कि प्लूरल सिंगुलर अप्लाई कर दे, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं रखना है अपन को कंफ्यूजन, अपन को फ्रेज देखनी है और सिंगुलर वर्ब अप्लाई करनी है। रूल नंबर 17 कि यदि 2 सब्जेक्ट के बीच कोई प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड हो उसी के अनुसार वर्ब आती है। प्रीपोजिशन क्या होती है, आपकी टॉपिक है वैसे कोर्स में। प्रीपोजिशन क्या होती है, प्री का मतलब पहले, पोजिशन का मतलब स्थिति, ठीक है ना। जो कोई भी स्थिति या वस्तु होती है उसके पहले जो प्रीवियस वाली जो अवस्था होती है उसकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम कुछ एक शब्दों का यूज़ करते हैं। ऑन, ओवर, अंडर, इन, इनटू, देयर, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, ठीक है ना। बहुत सी प्रीपोजिशंस है जो गिनी चुनी जो रहती है वो मैंने बोल दी है। तो ये जो वर्ड्स आ जाए ऑफ, ऑन, ठीक है ना, देयर, जो भी है, तो ये जो प्रीपोजिशंस होती है ना उनके पहले जो शब्द हो उसी के अनुसार आपको वर्ब को फिलअप करना है सेंटेंस के अंदर। वाक्य आप लोग देख लो, आपका क्या है, इस यहाँ पर दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स राइजन। राइजन का मतलब बढ़ जाना, राइज का मतलब वैसे उगने से होता है ना। सनराइज इन द ईस्ट अपन बोलते हैं ना, राइज का मतलब उठने से, लेकिन आर्टिकल्स मतलब कि वही पत्रिका जो भी समाचार है उससे है। कॉस्ट यानी कि कीमत, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स राइजन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी कि प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द हो। तो चलो बच्चों इसमें अपन प्रीपोजिशन ढूंढते हैं, कहाँ है प्रीपोजिशन, यहाँ है ना। द कॉस्ट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है ना। द कॉस्ट
of all these articles has risen. ठीक है, एक और एग्जाम्पल, मैंने तो पहले तुमको सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिया, पहला देख लेते हैं। कोई बात नहीं, अपन भी यही है, ब्लैक बोर्ड भी यही है, नोट्स भी यही है, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। तो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर लो, एक ही बात है। ए बुक ऑफ कोटेशंस लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है ना। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, यहाँ पर ऑफ है ना, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ। ऑफ के जस्ट पहले क्या दे रखा है, ए बुक। ए बुक क्या है, सिंगुलर, एक पुस्तक की बात हो रही है, न कि दो पुस्तकों की बात हो रही है। प्रीपोजिशन के पहले वाला वर्ड क्या आ गया, ए बुक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज और आर में से इज। क्यों, क्योंकि जो बुक है वो सिंगुलर है, इसीलिए। समझ गए ना, समझ गए, अच्छे बच्चे हैं सारे। तो ए बुक ऑफ कोटेशंस इज लाइंग ऑन द टेबल, ये हमने कर ही लिया है, अब वापिस से क्यों करेंगे, है ना। तो रूल नंबर 18 लास्ट रूल है, लास्ट मतलब कि आज की क्लास का लास्ट रूल। तो यहाँ है रूल नंबर 18 कि कुछ सब्जेक्ट्स कौन से, अब ये मत कहने बैठ जाने कि सब्जेक्ट वो दीदी वो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये वो। कुछ सब्जेक्ट मतलब कहने का मतलब जो स्टडी रिलेटेड सब्जेक्ट हो गई, जैसे फिजिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, जियोग्राफी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी जो बुक्स के जो नेम होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि बोलने में क्या होते हैं, ये मतलब कि प्लूरल का साउंड देते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम, इनके जस्ट पहले किसका यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग ये एग्जांपल देखिए कि सिविक्स ए यूजफुल सब्जेक्ट, सिविक्स वही तुम्हारा बुक का नाम है, तो ये यूजफुल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। टुडे पॉलिटिक्स बिकम डर्टी, पॉलिटिक्स राजनीति है ना, डर्टी गंदी हो चुकी है, देखते ही हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ और हैव में से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर हैज़। टुडे पॉलिटिक्स हैज़ बिकम डर्टी, ठीक है ना। ऐसे ही एक एग्जांपल आप ले लो, जैसे फिजिक्स का है, तो फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट बुक फॉर साइंस स्टूडेंट्स। आगे बात है, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उनके नेम होते हैं, वो अगर प्लूरल का साउंड देते हैं तो भी उसमें क्या करोगे आप लोग, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब को अप्लाई करोगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने रूल नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 कितने पढ़े, 1, 2, 3, 4, 5 रूल पढ़े आज की क्लास में, इजी रूल पढ़े हैं। तो ये थोड़ा ढंग से आप लोग देखिएगा, अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने, अच्छे से मेरे पास आ जाओ, काम चेक करवा लो और अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाओ, है ना। और प्रे करो कि जल्दी से आपकी स्कूल्स ओपन हो जाए। तो आज का आपका ये पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का 7 नंबर वाला पार्ट है। अच्छे से इसको देखना और अच्छे से रीड करना, अच्छे से काम करना। अब इन सब टॉपिक्स के बीच में ऐसा ना हो कि कहीं आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को याद करना ही भूल जाओ, उनके पेपर भी ध्यान देना है आप लोगों को। उनमें क्या करना है आपको, जो भी आपको मैंने चैप्टर्स करवाए उनके क्वेश्चन आंसर्स देख लेना, कंपोजिशन में जो पार्ट मैंने करवाया उसको भी आप देख लेना, एक्सप्लेनेशन देख लेना, जो कुछ तुमको करवाया जाए उसको अच्छे से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इंग्लिश के अंदर आपको जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स हमने रीड किए हैं उनके अंदर जो भी आपके वर्ड मीनिंग्स आए वो याद कर लेना। वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो सब कुछ आप लोग क्या है इजिली डन कर लोगे। अच्छे से वर्ड मीनिंग्स को आप लोग देखिएगा, याद कीजिएगा, इन रूल को पढ़ते रहिए, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है वो वाली एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ना है हमको और अच्छे मार्क्स लेके पास होना है। थैंक यू।